नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री पीवाईक्यू की इस सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ब्रिटिश राज का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इस टॉपिक से पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए कुल 40 प्रश्नों को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस सीरीज का ये मेरा 5वां टॉपिक है। इससे पहले 4 टॉपिक इस सीरीज के हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से जुड़े हुए प्रश्नों को। उसके पश्चात हमने डिस्कस किया बंगाल के नवाब, प्लासी और बक्सर के युद्धों से जुड़े हुए प्रश्नों को। उसके बाद हमने डिस्कस किया क्षेत्रीय राज्य मैसूर और पंजाब से जुड़े हुए प्रश्नों को। इस टॉपिक से ठीक पहले हमने डिस्कस किया गवर्नर जनरल और वायसराय से जुड़े हुए पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए कुल 100 प्रश्नों को। तो अभी तक अगर आपने इस सीरीज के उन लेक्चर्स को नहीं देखा है जो इससे पहले डिस्कस किए जा चुके हैं, तो आप इस चैनल पे चले जाइए। वहां पर आपको मॉडर्न हिस्ट्री पीवाईक्यू इस नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी लेक्चर्स आपको एक क्रम से लगे हुए मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। प्रश्नों पे आऊं उससे पहले आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि आरओ, एआरओ, प्रीलिम्स और मेंस की संपूर्ण तैयारी के लिए डिकोड एग्जाम लेकर के आया है फाउंडेशन बैच। इस फाउंडेशन बैच में आपको प्रीलिम्स और मेंस के सारे सिलेबस को बड़े विस्तार से अच्छे ढंग से वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से पढ़ाया जाता है। हर एक टॉपिक की आपको पीडीएफ नोट्स प्रदान की जाती है। इसके अलावा टेलीग्राम में ग्रुप बना करके डेली टेस्ट का आयोजन किया जाता है। साथ ही साथ प्रीलिम्स के एग्जाम के करीब आने के बाद एक डिटेल्ड फुल टेस्ट सीरीज देने की प्रक्रिया है। मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन का पूरा कार्यक्रम, निबंध लेखन का कार्यक्रम, सब कुछ विस्तार से पढ़ाने के बाद मॉडल, निबंध, उत्तर लेखन, ये सब कॉपी जांचने, ये सारा काम, यानी जो भी आवश्यकता है आपको इस परीक्षा को पास करने के लिए, जो जो चीजें आपको करनी है वो सारी चीजें इस कोर्स में आपको मिलेंगी। तो ऐसे में अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और इसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस कोर्स को आप जरूर ज्वाइन करें। ये आपके लिए बेहद सहायक होगा। कोर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस नंबर 9506742546 पर हमें व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, सारी डिटेल आपको दे दी जाएगी। ठीक है, अगर व्हाट्सएप कर रहे हैं तो आरओ फाउंडेशन कोर्स ये लिख करके हमें व्हाट्सएप करिए। ठीक है, तो चलिए अब सीधे प्रश्नों पर हम आते हैं। तो अब पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आपको सभी को दिख रहा है। मेरे साथ इन प्रश्नों को पढ़ना है, इन्हें सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में आपको अपना उत्तर लिखना है। चलिए पहले प्रश्न को हम पढ़ते हैं। भारत में औपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेस, गृह शुल्क, भारत से संपत्ति दोहन के महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधि या निधियां होम चार्जेस की संगठक थी? तो होम चार्जेस का अर्थ क्या है, एक तरह से यही पूछा जा रहा है, या इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें थी। तो पहला, लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, और तीसरा, भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। तो निश्चित रूप से इस तरह का प्रश्न आईएएस का ही है, तो आईएएस प्री 2011 का ये प्रश्न है। तो देखिए होम चार्जेस, ठीक है, तो इस होम चार्जेस के तहत बहुत सारी चीजें आती थी। जैसे बहुत बड़ा रेल का निर्माण किया गया ब्रिटिश राज में, भारत में, तो जो जिन्होंने निवेश किया था उसके लिए उनको उनके निवेश पर जो चार्जेस दिया जाता था। इसके अलावा कोई बाहरी ऋण लिया गया था तो उसका ब्याज, और सबसे अधिक जो भारत में यूरोपीय कार्य करते थे उनकी सैलरी और पेंशन। ठीक है, और इसके अतिरिक्त
लंदन में जो इंडिया ऑफिस बना है, यानी 1857 की क्रांति के बाद जो भारत सचिव का एक पोस्ट बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का जो एक पद बना, जो भारत मंत्री बना और जो उसकी 15 सदस्यीय एक परिषद बनी, उसका भी भरण पोषण इसी के अंतर्गत किया जाता था। उसे इंडिया ऑफिस कहते थे। तो लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, यह भी होम चार्जेस था। भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु लाई जाने वाली निधि, यह भी होम चार्जेस के तहत था। इसके अलावा भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, तो भारत के बाहर हुए युद्धों में को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि होम चार्जेस के तहत नहीं थी। तो ये और दो, और ऐसे बहुत सारी चीजें, ठीक है। 1 और 2, तो 1 और 2 बी हमारा उत्तर है, ठीक है। तो पहले का जो हमारा उत्तर है वो है बी। आगे बढ़ते हैं। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंसेस का प्रयोग किया जाता था। शाही वरीयता शब्द का प्रयोग किया जाता था भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए, ब्रिटिश नागरिकों द्वारा किए जा रहे प्रजातीय भेदभाव के लिए, ब्रिटिश हित के लिए किए जा रहे भारतीय हित के दमन के लिए, भारतीय रियासतों के राजाओं पर ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंटों को दी जा रही तहरीज के लिए। आईएस प्री 1999 का यह प्रश्न है। तो ये इंपीरियल प्रेफरेंस, इस शब्द का प्रयोग किया जाता था भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। और यह केवल भारत के लिए ही नहीं था, बल्कि ब्रिटिश अंपायर जिन जिन देशों पर उसने अपना औपनिवेश बनाया था, उन सब में ये शाही वरीयता, इंपीरियल प्रेफरेंसेस चलता था। तो क्या था ये? तो भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। तो जो ब्रिटिश सामान होंगे उनके आयात में विशेष रियायत दी जाएगी, अन्य के अतिरिक्त। अगला, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका क्या कारण था? यह भी आईएएस प्री 1999 का ही प्रश्न है। ए, भारी उद्योगों का अभाव, बी, विदेशी पूंजी की कमी, सी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, और डी, धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तहरीज दिया जाना। तो देखिए, इसके तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इस प्रश्न और इस ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि जो उस समय का धनिक वर्ग था वो बड़े पैमाने पर भू संपत्ति में निवेश करने लगा। बड़ी बड़ी जमींदारियां खरीदी जाने लगी, क्योंकि यह समझ आता था कि इसमें बहुत अधिक मेहनत नहीं करना है, एक बार फंड डाल देना है तो फिर आराम से रहना है। तो जमींदारियों को खरीदने की एक होड़ मची बड़े पैमाने पे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो एक उद्यमी चाहिए। जब उद्यमी आ जाएगा तो उसके बाद सारी चीजें चाहिए, उसके बाद कैपिटल चाहिए, जमीन चाहिए, मशीनरी चाहिए, आइडिया चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए, लेकिन उससे पहले एक उद्यमी तो चाहिए। तो उस तरह का भाव ही नहीं रह गया था। अगला, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? यूपी पीसीएस प्री 1999। वेलेजली, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस और डी, लॉर्ड डफरिन। तो इस्तमरारी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट की बात हो रही है, चीरो अस्थाई बंदोबस्तों की बात हो रही है, जिसे हम जमींदारी प्रणाली या जागीरदारी प्रणाली के नाम से जानते हैं। उसे किसने लागू किया था, यह प्रश्न है। तो वेलेजली, वारेन हेस्टिंग। हमारा उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया था। आइए एक बार हम ब्रिटिश भारत में जो भू राजस्व प्रणाली प्रचलित थी उसको विस्तार से थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो ब्रिटिश भारत में कुल 3 प्रकार की भू राजस्व की प्रणाली थी। पहली जो 1793 में लागू हुई, जिसे हम जानते हैं अस्थाई बंदोबस्त के नाम से, या जमींदारी या जागीरदारी व्यवस्था के नाम से हम इसे जानते हैं, परमानेंट सेटलमेंट के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। ये
जो प्रणाली थी ये बंगाल में लागू हुई, बिहार में लागू हुई, उड़ीसा में लागू हुई और बनारस और उत्तरी कर्नाटक इन जगहों पर यह लागू हुई व्यवस्था। यह व्यवस्था अगर कुल ब्रिटिश भारत की हम बात करें, कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र की बात करें तो ब्रिटिश भारतीय भू क्षेत्र के कुल 19% क्षेत्र पर यह व्यवस्था लागू हुई, जिसे हम अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जानते हैं। क्या था इस व्यवस्था में, तो उसको समझ लीजिए। तो इस व्यवस्था में कहा गया कि जो जमींदार है वही भूमि का मालिक होगा। तो जमींदार भूमि का मालिक होगा, यानी जमींदार को मालिक बना दिया गया जमीनों का, ठीक है। और इस जमींदार की यह जिम्मेदारी थी कि वो नीचे पट्टा बांटे जो खेती करेंगे, यानी किसानों को पट्टा बांट करके खेती कराए, ठीक है। और किसानों से ये कर वसूले और उसका अनुपात क्या होगा, तो 11 हिस्सा अगर मिलता है तो उसमें से 10 हिस्सा ब्रिटिश सरकार को ये आगे पास ऑन करे और एक हिस्सा अपने पास रख ले। फिर जमींदार इससे टैक्स कलेक्ट करके किसको दे, सरकार को दे, यानी ब्रिटिश राज को दे। तो ये रूल था। अब इसमें यानी अस्थाई बंदोबस्त में जमीन का मालिक कौन था, खरीदने, बेचने, गिरवी रखने का अधिकार किसका था, तो जमींदार का था, जब तक कि वो ठीक प्रकार से कर ब्रिटिश सरकार को दे रहा है। अगर नहीं देगा तो उसकी जमींदारी रद्द हो जाएगी, ठीक है। तो किसान कौन है, तो किसान एक भूमिहीन किराएदार है जो कि पट्टा लेकर के खेती करेगा। भूमि का मालिक है जमींदार, तो किसान किसको देगा लगान, जमींदार को, और जमींदार किसको देगा लगान, सरकार को। तो परमानेंट सेटलमेंट जहां पर हुआ वहां पर जमींदार बहुत मजबूत हो गए और किसानों की कोई हैसियत ही नहीं रही। तो ये एक व्यवस्था। दूसरी व्यवस्था जिसे हम जानते हैं रैयत बाड़ी के नाम से, कर्नल रीड और मुनरो, टॉमस मुनरो इसके लिए प्रसिद्ध है। यह व्यवस्था कहां लागू हुई, मद्रास, बंबई और कुर्ग आदि में यह व्यवस्था लागू हुई। कुल ऐसे हम बात करें ब्रिटिश भारतीय भू क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर यह व्यवस्था लागू हुई, तो कुल 51% पर यह व्यवस्था लागू हुई। यानी कि सर्वाधिक इन तीनों प्रणाली में, भू राजस्व के यानी अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी में सबसे अधिक ब्रिटिश भारतीय भू क्षेत्र पर लागू कौन सी व्यवस्था हुई, तो वो रैयतवाड़ी हुई। सबसे कम कौन सी व्यवस्था लागू हुई, सबसे कम क्षेत्र पे, तो हम कहेंगे कि वो अस्थाई बंदोबस्त है। रैयतवाड़ी में क्या हुआ, तो रैयतवाड़ी में ये जो जमींदार थे इनको हटा दिया गया। यहां सीधे किसान थे, तो जमीनों का मालिक कौन, तो किसान, और किसान लगान किसे देगा, तो सरकार को। तो सरकार इसे पट्टा देगी खेत के कि भाई आप खेती करिए, और ये सरकार को लगान देगा। यानी इसमें कोई बिचौलिया नहीं है, कोई बीच का आदमी नहीं है, कोई जमींदार यहां नहीं बैठा हुआ, किसान है और उसके बाद सरकार है। जमीन का मालिक कौन है, तो किसान है। उसे खरीदने, बेचने, गिरवी रखने की अधिकारिता किसकी है, तो वो किसानों की है। तो इस व्यवस्था को हमने रैयतवाड़ी व्यवस्था का नाम दिया, यानी कर्नल रीड और टॉमस मुनरो। महालवाड़ी ये तीसरी प्रणाली है, ठीक है। इसे हम कहते हैं कि ये दोनों का थोड़ा थोड़ा मिक्स है। ये कहां कहां लागू हुई, ये तो उत्तर प्रदेश यानी आगरा और मध्य प्रांत, पंजाब आदि में यह लागू हुई। ब्रिटिश भारत के कुल 31% भू क्षेत्र पर यह लागू हुआ। इस व्यवस्था में क्या था, तो इस व्यवस्था में भी एक बिचौलिया आ गया, सरकार है, उसके बाद महाल है, महाल गांव या समूह को कहते हैं गांव, और उसके बाद किसान है। तो संयुक्त रूप से भू राजस्व वसूलने की, सरकार को देने की जिम्मेदारी किसकी है, महाल की है। नीचे क्या है, तो आपस में किसानों ने अपनी अपनी जमीनें बांट ली हैं, वो खेती करते हैं, अपना अपना हिस्सा महाल के प्रमुख को, मुखिया को देते हैं और आगे वो सरकार को देता है। हालांकि ये महालवाड़ी प्रणाली में भी देखने को मिला
कि ये जो महाल के प्रमुख थे, जो मुखिया थे, वो अत्यधिक मजबूत हो गए, क्योंकि इस व्यवस्था में ब्रिटिश सरकार ने महाल प्रमुख को किसानों को बेदखल करने का भी अधिकारिता दे दी थी। ठीक है, तो ये सारी व्यवस्थाएं थी। आप लोग ठीक प्रकार समझ पाए होंगे। हम लोग चूंकि प्रश्नों में इसे डिस्कस करते हैं तो इतना काफी है। चलिए, किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? देखिए, एक लाइन से प्रश्न है। उत्तराखंड यूपीपीसीएस, यूपीपीसीएस 2007, यूपीपीसीएस जीआईसी 2010, यूपीपीसीएस मेंस 2005। किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलेजरी। तो निश्चित रूप से लॉर्ड कॉर्नवालिस 5 का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा बी। आगे बढ़ते हैं। अस्थायी बंदोबस्त किससे किया गया? परमानेंट सेटलमेंट किससे किया गया? ए जमींदारों से, बी किसानों से, सी मजदूरों से और डी व्यापारियों से। तो अस्थायी बंदोबस्त निश्चित रूप से किससे किया गया? जमींदारों से किया गया। तो 6 का हमारा उत्तर है ए। अगला, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? ए लॉर्ड जॉन शोर, बी लॉर्ड क्लाइव, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस और डी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। तो निश्चित रूप से लॉर्ड कॉर्नवालिस 7th का जो हमारा उत्तर है वो है सी। आप देख रहे हैं कि परमानेंट सेटलमेंट से कितने प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, अब वर्ष भी पूछ लिया गया। 1787 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में, 1790 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया 1793 ईस्वी में। तो 8 का जो हमारा उत्तर है वो है डी, 1793। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतया इसे कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? इतना बड़ा प्रश्न आईएएस प्री 2011 का है। ठीक है, तो किस कारण से कानूनी विवाद बढ़े, यह प्रश्न है। तो पहला, रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना, न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना और डी उपरोक्त ए बी सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो यही डी हमारा उत्तर है। उपरोक्त ए बी सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। इस प्रणाली के लागू होने से जो 2-4 चीजें स्पष्ट रूप से समझ में आई, उसमें पहला तो यह था कि जमींदारी क्षेत्रों का स्पष्ट विभाजन नहीं होना, लगान रहित जो भूमि है यानी अनुदान में दी गई भूमि है उसका आइडेंटिफिकेशन करना, या जो गांव में चारागाह के लिए जमीनें हैं, जो परती जमीनें हैं उनका को अलग करना, इन सब चीजों को लेकर के विवाद हुआ। तो डी हमारा उत्तर है। चीर अस्थाई बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए, इसका कारण था। तो जमींदार पट्टा जारी करते थे कि भाई आपको ये 5 बीघे जमीन का, 5 एकड़ जमीन का पट्टा जारी कर दिया गया, आप इस पर खेती करिए। ठीक है, अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए, इसका क्या कारण था? ए जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था, बी जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, यह ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी, और डी खेतिहरों की दिलचस्पी पट्टा प्राप्त करने में नहीं थी। तो पट्टा क्या है, थोड़ा लिखित सिस्टम हो जाएगा और फिर बेदखली में दिक्कत। तो ये बड़े पैमाने पर इनको भू राजस्व ब्रिटिश सरकार को, इनको यानी जमींदारों को चुकाना पड़ता था। ये भी बराबर दबाव में रहते थे क्योंकि भू राजस्व की दरें बहुत ऊंची रखी गई थी, और ऐसे में इनको नीचे मनमानी कर करके टैक्स वसूलना पड़ता था, और ऐसे में जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण उस तरह का नहीं था, या सरकार भी जानती थी। तो ये इस वजह से ये पट्टा जारी नहीं करते थे। तो बी हमारा उत्तर है।
अगला, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। बिहार में क्यों इसे लागू किया गया? ये बीपीएससी का प्रश्न। पहला, जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना। बी, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। सी, भू राजस्व का राजस्व निर्णयन करना। और डी, जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। तो देखिए, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था भू राजस्व का राजस्व निर्णयन करना। परमानेंट सेटलमेंट इसीलिए आया था कि ब्रिटिश सरकार ये चाहती थी कि हमारी एक नियत आय हो जाए, एक फिक्स इनकम हो जाए, हमें पता रहे कि इस मद से हमें इतना फिक्स इनकम आएगा। उस समय कम ज्यादा ये सारी चीजें न हो, इसके लिए यह लाया गया था। तो भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डॉट में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। ए 1885, बी 1886, सी 1889 और डी 1900। तो डॉट में होगा 1885। 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो इसने, यानी बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 ने जमींदारों और जो खेतीहर मजदूर थे, जो खेती करते थे, जिन्हें हम टेनेंट बोलेंगे, जो किराए पर खेत लेकर के खेती करते थे, उनके अधिकारों को परिभाषित किया गया। ठीक है, तो 1885। अगला, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध थे? तो अब पहला प्रश्न रैयतवाड़ी से आ गया है। अभी तक सारा प्रश्न परमानेंट सेटलमेंट से था। ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 2, अलेक्जेंडर रीड। 3, टॉमस मुनरो। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से दो नाम जुड़े हुए हैं। एक तो है अलेक्जेंडर रीड, ठीक है, और दूसरा है टॉमस मुनरो। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त हम जानते हैं। तो 2 और 3, तो सी हमारा उत्तर है। 2 और 3, तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ करने वाले अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो। तो 13 का हमारा जो उत्तर है वो है सी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो भू राजस्व की अस्थाई बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई। अब ये प्रश्न नया है, झारखंड पीसीएस प्री 2021 का प्रश्न है। तो कहां शुरू की गई? बंगाल तथा मद्रास में, मद्रास तथा पंजाब में, मद्रास तथा बंगाल में, पंजाब तथा बंगाल में। तो भू राजस्व की अस्थाई बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली, तो अस्थाई बंदोबस्त बंगाल और रैयतवाड़ी मद्रास। तो ए हमारा उत्तर है। 14 का जो हमारा उत्तर है उस है ए। आगे बढ़ते हैं। सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबद्ध हैं किस? अस्थाई बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ठीक है, तो 15 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। कहां पर? उत्तरी भारत में, पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में, दक्षिणी भारत में। तो ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था पश्चिमी भारत में भी और दक्षिणी भारत में भी। यानी 16 का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा सी और डी। आप देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में भर भर के प्रश्न ये ब्रिटिश भारत में जो भू राजस्व प्रणाली थी उससे पूछे गए हैं। ठीक है, कितने प्रश्न पूछे गए हैं आप देख रहे हो, कितना लगातार पूछा गया है। अगला, मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? ए, मेलकाम, बी, मेटकाफ, सी, मुनरो और डी, एलिफेस्टन। तो निश्चित रूप से मुनरो हमारा उत्तर है। 17 का सी। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहां लागू किया था? बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी। आईएएस प्री 1993, फिर यूपी यूडीएलडीए 2001, फिर झारखंड पीसीएस 2011।
तो अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था मद्रास और बंबई, इन दोनों प्रेसिडेंसियों में। तो 18 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी, सबसे पहले कहां किया? यूपीपीसीएस मेंस 2016 का प्रश्न है। बंगाल प्रेसिडेंसी, आगरा प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी। तो सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में से प्रारंभ किया गया। अब आप देखिए कि एक ही प्रश्न को घुमा घुमा के कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईएएस प्री 2012 का प्रश्न है, 3 कथन है। पहला, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टे देती थी। तीसरा, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो हमने अभी देखा किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, रैयतवाड़ी व्यवस्था में कोई बिचौलिया नहीं था। सरकार रैयत को पट्टा देती थी तो निश्चित रूप से देती थी। तीसरा, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो 1, 2 और 3, ऐसे में सी हमारा उत्तर है। 1, 2 और 3 ये सब सही है कथन। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, जमींदारी प्रथा है, रैयतवाड़ी प्रथा है, महालवाड़ी प्रथा है, दहसाला प्रथा है। तो ये बीपीएससी प्री 2019 का प्रश्न है। निश्चित रूप से रैयतवाड़ी ये प्रथा है। जमींदारी प्रथा में तो जमींदार उत्तरदायी है, महालवाड़ी में महाल उत्तरदायी है, महाल का प्रमुख। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। कारण, इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। यूपीपीसीएस प्री 2020 का यह प्रश्न है। तो निश्चित रूप से ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की, कुल 3 तरह की व्यवस्था लागू की। इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। तो निश्चित रूप से तो ऐसे में कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं। तो कथन ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी ए हमारा उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? ए 1850, बी 1895, सी 1900 और डी 1905। तो बीपीएससी प्री 2017 का यह प्रश्न है। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया 1900 ईस्वी में, यानी सी हमारा उत्तर है। इस अधिनियम के माध्यम से कृषक से गैर कृषक को जो भूमि का हस्तांतरण था उस पर रोक लगा दी गई, उसको समाप्त कर दिया गया। अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ए 1835 में, बी 1837 में, सी 1839 में और डी 1841 में। यूपी आरओ प्री 2016 का प्रश्न है। तो असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी 1839 ईस्वी में। तो डी असम टी कंपनी, इसकी स्थापना 1843 में हुई थी। नजीरा असम इसका हेडक्वार्टर था। यह कंपनी आज भी चलती है, आप नेट पर सर्च करेंगे तो दी असम टी कंपनी। तो 24 का जो हमारा उत्तर है वो है सी 1839। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यह बेहद कठिन प्रश्न है जिसे पूछा गया था यूपीपीसीएस प्री 2020 में। तो जजमानी, बाराबलूट, मिरासी और अडाडे उत्तर भारत, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। ठीक है। तो जजमानी व्यवस्था क्या है? तो बहुत सारे लोग जो गांव से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि पहले क्या होता था कि जैसे नाई है तो वो सबके बाल काटेगा और उसको जब फसल तैयार हो जाएगी तो फसल का एक भाग दिया जाएगा। इसी तरह गांव में लोहार हैं, इसी तरह से कुम्हार हैं, इसी तरह से
पूरा मतलब समाज एक दूसरे की मदद करेगा और इस तरीके से चीजें चलेंगी। तो जजमानी, और एक जजमान तो उनको भी कहते हैं जो ब्राह्मण पूजा कराने आते हैं, वो जिनके घर आते हैं उनको भी जजमान कहते हैं। ठीक है, तो जजमानी ये व्यवस्था उत्तर भारत में है। 12 बलूट, तो इन्हें बलूटे, ये महाराष्ट्र में व्यवस्था प्रचलित। तो जो श्रम का काम करते हैं श्रमिक और उनको दिया जाता है तो उसे बलूटे कहते हैं। तो ये 12 बलूट ये महाराष्ट्र से संबंधित है। मिरासी यानी खेती हो रही है तो खेती के अलग अलग हिस्से, एक हिस्सा सरकार का, एक हिस्सा गांव का, फिर अलग अलग ऐसे करके, तो ये मिरासी तमिलनाडु की व्यवस्था थी। अडाडे ये कर्नाटक में, तो जो पुरोहित है, जो ब्राह्मण है, उसको एक हिस्सा दिया जाएगा। वो हिस्सा क्या होगा अपनी अपनी क्षमता के अनुसार होगा, वो उसे दिया जाएगा। तो वो व्यवस्था है। तो जजमानी उत्तर भारत यानी ए का 1, तो इससे करेक्ट तो नहीं होगा, सब में 1 है। 12 बलूट महाराष्ट्र यानी बी का 3, तो 2 जगह है, बी में भी है और डी में भी है। ठीक है, उसके बाद मिरासी तमिलनाडु यानी सी का 4, सी का 4 कहां है, केवल और केवल डी में है। तो यही डी हमारा उत्तर है। तो 25 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? यूपी आरओ प्री 2021। प्रश्न कठिन बनाने के चक्कर में बहुत विवादित प्रश्न भी बना दिया गया आरओ में। अब देखिए, इस तरह का कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन एक अनुमान के आधार पे हम 40% इसको ट्रिक कर सकते हैं। लेकिन इस तरह का, और सबसे बड़ी चीज है कि कोई वर्ष आप बताएंगे तब तो कोई डाटा भी प्रस्तुत करें। अब ब्रिटिश भारत, तो ब्रिटिश भारत में, तो ब्रिटिश भारत का एक लंबा काल है ना। ठीक है, अगला, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत ड्रेन थियरी की सही परिभाषा नीचे किस कथन में आती है? तो ड्रेन थियरी से आप क्या समझते हैं, यही प्रश्न है आईएएस प्री 1993 का। पहला, देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था। बी, भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। सी, साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण में ब्रिटिश उद्योगपतियों को भारत में निवेश के अवसर दिए जाते थे। डी, भारत में ब्रिटिश सामान का आयात किया जाता था और यूं देश को दिन प्रतिदिन अधिकाधिक गरीब बनाया जाता था। तो ये सारी चीजें तो थी, लेकिन बी यानी भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। यही अपवाह सिद्धांत की परिभाषा हम समझते हैं। 27 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। तो अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दादा भाई नौरोजी ने स्पष्ट रूप से इसको समझाने का काम किया। निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ए, दादा भाई नौरोजी, बी, गोपाल कृष्ण गोखले, सी, लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय। तो निश्चित रूप से आप जानते हैं निकास के सिद्धांत ड्रेन थियरी से दादा भाई नौरोजी जुड़े हैं। अगला, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? भारत का आर्थिक रूप से दोहन हो रहा है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? देखिए, एक ही प्रश्न है, थोड़ा थोड़ा शब्द घुमा घुमा करके पूछा जा रहा है। ए, एमएन राय, बी, जयप्रकाश नारायण, सी, राम मनोहर लोहिया और डी, दादा भाई नौरोजी। तो निश्चित रूप से डी हमारा उत्तर है, दादा भाई नौरोजी। अगला, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए क्या कहता है? तो कथन ए, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। कारण आर, धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। यूपीपीसीएस प्री 2017 का यह प्रश्न है। हालांकि जिस तरीके से यह प्रश्न पूछा गया है, ये हम देखें तो बहुत जल्दी समझ नहीं आता है। अब इसके इंग्लिश के वर्जन को देखना होगा कि उसमें क्या प्रयोग किया गया है। लेकिन अगर हिंदी में हम पढ़ें तो देखें, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था।
हम इकोनॉमी पढ़ते हैं तो हमें पता है कि व्यापार संतुलन अनुकूल है या प्रतिकूल है, इसका पता हम इस आधार पर लगाते हैं कि आयात कितने अधिक मूल्य का किया जा रहा है और निर्यात कितने अधिक मूल्य का किया जा रहा है और दोनों का डिफरेंसेस क्या है। लेकिन यहां क्या लिखा है कि ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। हालांकि ब्रिटिश भारत में निर्यात बहुत अधिक हो रहा था भारत से, यह सही है, लेकिन वो क्या था, वो रॉ मटेरियल था, वो कच्चे माल थे, और आयात जो होता था वो पका पकाया माल होता था, यानी फिनिश्ड गुड्स होता था। तो यहां पर उसके आधार पर यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। अब जिस हिसाब से यह कहा जा रहा है, दूसरा सेंटेंस है कि धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था, यानी धन कि निकासी का जो स्वरूप था वो अप्रतिफलित निर्यात था, यानी कि जिसका बहुत प्रतिफल नहीं मिलना है, कच्चा माल सस्ते में बेचना है और फिनिश्ड गुड्स बाद में महंगे में खरीदना है। तो देखिए इसका ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, यही उत्तर आयोग ने माना है। बाकी इस प्रश्न पर आप लोग अपना एक्सप्लेनेशन देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आ गया, निम्नलिखित में से कौन भारत में औपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? 3 नाम है, दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आरसी दत्त। आईएएस प्री 2015 का प्रश्न है। तो औपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे दादा भाई नौरोजी, हम सब जानते हैं। इसके बाद जी सुब्रमण्यम अय्यर, हिंदू के संस्थापक संपादक, और तीसरे नाम है आरसी दत्त, रमेश चंद्र दत्त, जिन्होंने बुक लिखी भारत का आर्थिक इतिहास। तो ये तीनों यानी 1, 2 और 3, ये तीनों लोगों ने औपनिवेशवाद की आर्थिक आलोचना की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? आईएएस प्री 1996, बाल गंगाधर तिलक, आरसी दत्त, एमजी रानाडे, सर सैयद अहमद खान। तो सर सैयद अहमद खान अंग्रेजी राज के समर्थक थे, अंग्रेजी शासन का ये समर्थन करते थे, मुसलमान युवकों को भी ये बताते थे कि अंग्रेजों के साथ सहयोग करो और अधिक से अधिक अंग्रेजों की नौकरियों में अपना स्थान बनाओ और इस प्रकार से तुम्हारा उत्थान होगा और कांग्रेस में भाग मत लो। तो निश्चित रूप से इन्होंने कहा कि ये उत्सारण सिद्धांत पर मैं विश्वास नहीं करता हूं। अगला, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? अब देखिए दादा भाई नौरोजी और उनके पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ए 1900 ईस्वी, बी 1901, 1902, 1903, यूपीपीसीएस प्री 2021, यानी बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लंदन से 1901 में प्रकाशित हुई। तो हमारा बी उत्तर है 1901। अगला, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? अमर्त्य कुमार सेन, रमेश चंद्र दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले, निश्चित रूप से दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो किस दल के टिकट पर इन्होंने चुनाव लड़ा था? तो उदारवादी दल, मजदूर दल, कंजर्वेटिव दल, साम्यवादी दल। तो 1892 ईस्वी में उदारवादी दल के टिकट पर यानी लिबरल पार्टी के टिकट पर जीत करके हाउस ऑफ कॉमन्स में दादा भाई नौरोजी पहुंचे और ये ऐसा करने वाले प्रथम भारतीय थे। अगला, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? फिर से लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, निश्चित रूप से दादा भाई नौरोजी। अगला, अनुद्योगीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही हैं? यूपीपीसीएस मेंस 2017 का प्रश्न है। 2 कथन है। यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई,
दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। तो देखिए 1813 में क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था, जो उसकी मोनोपोली थी भारत के साथ ट्रेड करने की, उसको समाप्त कर दिया गया दो चीजों को छोड़ करके, एक चाय का व्यापार और एक चीन के साथ व्यापार। तो चाय और चीन व्यापार को छोड़ करके 1813 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया 1813 के चार्टर के द्वारा। अब ब्रिटेन की कोई भी कंपनी, कोई भी व्यक्ति भारत में व्यापार कर सकता था, और ऐसा होते ही बहुत तेजी से ब्रिटिश वस्तुओं का प्रसार भारत में हुआ। तो यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को और तेज कर दिया। तो 1 और 2 दोनों, यानी 37 का जो हमारा उत्तर है वो है सी, 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुल 3 कथन हैं। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावित देन। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाली कौन सी चीज दादा भाई नौरोजी ने प्रदान की? पहला, उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। दूसरा, उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। तीसरा, उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। तो उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। तो एक, केवल एक हमारा उत्तर है। आईएएस प्री 2012 का प्रश्न है। अगला प्रश्न, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? बीजी तिलक, दादा भाई नौरोजी, सी कार्ल मार्क्स और डी एडम स्मिथ। तो कार्ल मार्क्स ने विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, यह कार्ल मार्क्स ने कहा। अगला, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? ए सर आर्थर कॉटन, बी कर्नल बेयर्ड स्मिथ, लेफ्टिनेंट ब्लेन, कर्नल रॉबर्ट स्मिथ। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न। तो दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है सर आर्थर कॉटन को। तो 40 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। आईएएस प्री 2020 का यानी लेटेस्ट प्रश्न, क्या प्रश्न है? भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला, औरंग राजकोष का प्रभारी। दूसरा, बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट। तीसरा, मिरासीदार राज्य का नामित राजस्व दाता। तो बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, मिरासीदार राज्य का नामित राजस्व दाता, इसका अर्थ उत्तराधिकार है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो देने वाला है कर जिस पे आरोपित है। औरंग, ये सुमेलित नहीं है, सुमेलित पूछा जा रहा है। औरंग यानी गोदाम होता है, तो ये सुमेलित नहीं। तो 2 और 3, तो बी हमारा उत्तर है। 41 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। क्या था? भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि, भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, नगरीय जनसंख्या। तो भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि नहीं, निर्यात में कमी। भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि नहीं, कमी। भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, तो निश्चित रूप से भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण अंग्रेजी शासन का परिणाम था। तो बड़े पैमाने पर चाय, नील, जूट, तंबाकू, कॉफी, इन सबके बाग लगाए गए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए, भारत के वस्त्र उद्योग में मशीनों की बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ, नहीं। देश के अनेक भागों में रेलवे लाइनें बिछाएंगे, ये अलग विषय है। ब्रिटिश उत्पाद के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया। तो आईएएस प्री 2020 का, तो भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए। तो 43 का हमारा उत्तर है ए। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल 43 प्रश्नों को हमने डिस्कस किया जो पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए थे। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूं इसी सीरीज के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।